दुबई एयरपोर्ट, जिसकी चकाचौंध के आगे बड़े बड़े शहरों की रौनक फीकी पड़ जाती है। चारों तरफ जगमगाती लाइट्स, बड़े बड़े शोरूम और इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स। जरा सोचिए, इसी एयरपोर्ट पर कॉफी के मजे लेते हुए आप अपनी अगली फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक आपकी नजर भारी भरकम एमिरेट्स बोइंग 777 प्लेन को चिंगारी उगलते हुए रनवे पर फिसलते हुए देखती है। देखते ही देखते प्लेन रनवे के कोने से टकराकर रुक जाता है और धूं धूं करके जलने लगता है। चारों तरफ से फायर फाइटर्स की गाड़ियां प्लेन की तरफ दौड़ती हैं। ऐसा मंजर जिसे देखते ही कलेजा मुंह में आ जाए। सोचने में ये किसी एक्शन मूवी के खौफनाक सीन की तरह लग रहा है, लेकिन 3 अगस्त 2016 को दुबई एयरपोर्ट पर यह भयानक हादसा सच में हुआ था। एमिरेट्स एयरलाइन के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि पूरा प्लेन ही जलकर राख हो गया। इस प्लेन में बैठे यात्रियों का क्या हुआ? क्या इस खौफनाक हादसे में कोई जिंदा बच पाया? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। तीन अगस्त 2016, इंडिया का त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एमिरेट्स एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 521 त्रिवेंद्रम से उड़ान भरकर दुबई जाने की तैयारी कर रही थी। लगभग 13 साल पुराना बोइंग 777-300 सीरीज का यह प्लेन 28 मार्च 2003 को एमिरेट्स एयरलाइन में शामिल किया गया था। इस उड़ान से पहले भी यह प्लेन 13,000 से भी ज्यादा सकुशल उड़ान पूरी कर चुका था। 282 यात्रियों के साथ उस दिन प्लेन में 18 क्रू मेंबर सवार थे। उस दिन फ्लाइट का नेतृत्व करने वाले कप्तान 34 वर्षीय यूएई नागरिक थे, जिनकी पहचान किसी कारण से उजागर नहीं की गई थी। कप्तान ने 2001 में एमिरेट्स एयरप्लेन को ज्वाइन किया था और उनके पास 7,457 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। कप्तान के साथ फ्लाइट में 37 वर्षीय को पायलट जेरेमी वेब भी थे। ऑस्ट्रेलियन नागरिक को पायलट जेरेमी वेब ने 2014 में एमिरेट्स एयरलाइन को ज्वाइन किया था और उनके पास भी 7,957 घंटे का कुशल फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। सभी यात्रियों और कैबिन क्रू के प्लेन में सवार होने के बाद कप्तान ग्राउंड स्टाफ को पुश बैक का निर्देश देते हैं। धीरे धीरे टैक्सीवे से होते हुए प्लेन लगभग 10:30 पर रनवे पर पहुंचता है। किन्हीं कारणों से उस दिन फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 29 मिनट की देरी पर चल रही थी। एटीसी टावर से परमिशन मिलने के बाद लगभग 10:34 पर फ्लाइट त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। कुछ ही देर में अपने निर्धारित फ्लाइट पाथ और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए प्लेन लगभग 33,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और कैबिन क्रू फ्लाइट में जलपान और ड्रिंक्स की सेवाएं शुरू कर देते हैं। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। ड्रिंक्स और खाने के साथ साथ पैसेंजर फ्लाइट में दूसरी मनोरंजन सेवाओं का आनंद ले रहे थे। दोपहर के लगभग 12 बजे प्लेन जब दुबई एयरपोर्ट में दाखिल होता है
तो नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार पायलट्स को ATIS मैसेज रिसीव होता है। ATC टावर के दिए जाने वाले ATIS मैसेज के द्वारा पायलट्स को एयरपोर्ट के मौसम और हवा की दिशा एवं स्पीड की जानकारी दी जाती है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके पायलट प्लेन की लैंडिंग स्पीड और फ्लैप पोजीशन को निर्धारित करते हैं ताकि प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया जा सके। एमिरेट्स फ्लाइट अब धीरे धीरे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। नॉर्मल लैंडिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए पायलट प्लेन की लैंडिंग गियर डाउन कर देते हैं। ATIS मैसेज की इंफॉर्मेशन के आधार पर पायलट प्लेन को फ्लैप 30 की सेटिंग पर लैंड करने का डिसीजन लेते हैं और प्लेन की स्पीड को 152 नॉट्स पर फिक्स कर देते हैं। ATC कंट्रोलर एमिरेट्स फ्लाइट के पायलट्स को एरिया नेविगेशन अप्रोच को फॉलो करते हुए रनवे 12L पर लैंड करने का निर्देश देते हैं। एक 152 नॉट्स की स्पीड से रनवे की तरफ बढ़ते हुए जब पायलट लैंड करने के लिए प्लेन को 1100 फीट की हाइट पर लाता है तो तभी अचानक एयरपोर्ट पर हवा की दिशा बदल जाती है। 8 नॉट्स की स्पीड से प्लेन के सामने से आने वाली हवा अब अपनी दिशा बदलकर प्लेन के पीछे से चलने लगती है। किसी भी प्लेन की लैंडिंग के वक्त हवा की दिशा की सही जानकारी बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि एयरपोर्ट पर चलने वाली हवा की दिशा का प्लेन की लैंडिंग स्पीड पर बहुत असर होता है। अगर लैंडिंग के वक्त पायलट्स हवा की दिशा का सही तरीके से अनुमान नहीं लगा पाते तो रनवे पर लैंड करने के बाद प्लेन को रोकना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे हालात में प्लेन रनवे पर क्रैश भी हो सकता है। अब एमिरेट्स फ्लाइट रनवे से कुछ ही क्षणों की दूरी पर है और पायलट प्लेन के ऑटो थ्रॉटल सिस्टम को स्पीड मोड पर सेट कर देते हैं। तेजी से रनवे की तरफ बढ़ता हुआ प्लेन अब महज 700 फीट की ऊंचाई पर होता है कि तभी प्लेन के पीछे से चलने वाली हवा की स्पीड बढ़कर 16 नॉट्स हो जाती है, जिसके कारण प्लेन की स्पीड भी बढ़ जाती है। प्लेन की स्पीड को बढ़ता देख कप्तान ऑटो पायलट मोड को स्विच ऑफ कर देता है और प्लेन का मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। बिग पासपोर्ट माइक के नॉइस कैंसिलेशन फंक्शन के कारण ही अपने हर वीडियो के लिए मैं परफेक्ट HD वॉइस आसानी से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर बहुत ही किफ़ायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं। सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। रनवे पर लैंड करने से ठीक 5 सेकंड पहले अचानक फिर से हवा की दिशा बदल जाती है और वो प्लेन के पीछे की बजाय अब प्लेन के सामने से चलने लगती है।
लैंडिंग के इन क्षणों में प्लेन की स्पीड वगैरह को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। रनवे के ठीक ऊपर डगमगाता हुआ प्लेन 160 नॉट की स्पीड से अभी हवा में उड़ रहा था और रनवे 12L के खत्म होने से महज 1100 मीटर पहले प्लेन का दायां लैंडिंग गियर रनवे को टच करता है और इसके 3 सेकंड बाद बायां लैंडिंग गियर रनवे को टच करता है। प्लेन का फ्रंट लैंडिंग गियर अभी भी हवा में था। और तभी अचानक कॉकपिट में प्लेन का रनवे अवेयरनेस एडवाइजरी सिस्टम रनवे खत्म होने की वार्निंग देने लगता है। रनवे को खत्म होता देखकर कप्तान तुरंत ही प्लेन को दोबारा हवा में ले जाने का फैसला करता है। कप्तान फ्लैप पोजीशन को 20 पर सेट कर देता है और प्लेन के लैंडिंग गियर बंद करने के लिए नॉब को ऊपर की तरफ कर देता है। इसके बाद कप्तान एटीसी टावर को गो अराउंड की जानकारी देता है। एटीसी कंट्रोलर कप्तान को निर्देश देता है कि प्लेन को 4000 फीट पर ले जाकर गो राउंड पूरा करें और फिर से प्लेन को लैंड करने की कोशिश करें। तेजी से रनवे पर दौड़ता हुआ प्लेन हवा में ऊपर उठने लगता है। एक 134 नॉट्स की स्पीड से दौड़ता प्लेन अब रनवे से लगभग 85 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगता है। अब तक प्लेन के लैंडिंग गियर भी बंद हो चुके थे। तभी अचानक प्लेन दोबारा से नीचे आने लगता है। प्लेन को नीचे आता देख कप्तान चिल्लाकर को पायलट से स्पीड चेक करने को कहता है। प्लेन के कॉकपिट में क्रैश लैंडिंग का वार्निंग मैसेज बहुत ही तेजी से बजने लगता है। पायलट्स की लाख कोशिश के बावजूद 125 नॉट्स की स्पीड से उड़ता प्लेन धड़ाम से रनवे पर गिरकर फिसलने लगता है। इतनी तेज स्पीड से रनवे पर टकराने के कारण प्लेन का राइट इंजन टूटकर अलग हो जाता है। और लेफ्ट इंजन में एक धमाके के साथ आग लग जाती है। रनवे पर घिसटता हुआ प्लेन कुछ ही देर में एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास जाकर रुक जाता है, लेकिन तब तक इंजन में लगी आग तेजी से फैलने लगती है। आनन फानन में एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड की गाड़ियां प्लेन की तरफ दौड़ती हैं और तेजी से फोम का स्प्रे कर आग बुझाने की कोशिश करने लगती हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने के लगभग 1 मिनट के अंदर ही सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को सकुशल प्लेन से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद सबसे आखिर में दोनों पायलट्स प्लेन के सामने के दरवाजे पर लगी स्लाइड से बाहर निकलते हैं। इस हादसे में सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को तो बचा लिया जाता है, लेकिन बहादुरी से आग बुझाने की कोशिश में एक फायर फाइटर शहीद हो जाता है। घटना के बाद दुबई एयरपोर्ट को लगभग 5 घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। और दुबई आने वाले सभी फ्लाइट को लैंड करने के लिए आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेज दिया जाता है। एमिरेट्स एयरलाइन के 30 सालों के इतिहास में यह सबसे भयानक दुर्घटना थी और जिसके तुरंत बाद जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जिसकी जांच शुरू कर दी। हादसे में शामिल बोइंग प्लेन एक यूएस कंपनी थी, इसलिए एनटीएसबी ने भी 5 लोगों की एक टीम इस हादसे की जांच के लिए दुबई भेज दी।
सितंबर 2016 में इस दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि पायलट्स ने प्लेन की लैंडिंग गियर के रनवे पर टच करने के बाद प्लेन को दोबारा हवा में ले जाने का फैसला किया। हवा में ले जाने के बाद प्लेन के लैंडिंग गियर अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुए थे कि तभी प्लेन दोबारा से रनवे पर गिर गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी को भी हादसे का दोषी नहीं माना गया। फरवरी 2020 को इस हादसे की फाइनल रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें लैंडिंग के वक्त पायलट्स के द्वारा फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट को बिना अच्छी तरह जाने गो राउंड करने की कोशिश को हादसे की मेन वजह माना गया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।